दिल्ली डायलॉग हमारा कल है, जो देहात के मसले पर है। देहात के मसले पर है, तो उस पर आपको आशीष जी ब्रीफ करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार से संबंधित एक खबर है, उसके बारे में पार्टी की प्रतिक्रिया मैं दूंगा। आशीष। तो कल दिल्ली डायलॉग का चौथा इवेंट होगा। पहला इवेंट यूथ डायलॉग था, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा पर हुआ था, तीसरा बिजली और पानी पर हुआ था। कल चौथा हमारा विलेज डायलॉग हो रहा है। दिल्ली के गाँव पर चर्चा होगी और दिल्ली के गाँव के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे कम्युनिटी सेंटर घुमनहेड़ा गांव में हमारा डायलॉग हो रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि हमने क्यों ये ज़रूरी समझा कि गांव पर भी चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के गांव पर एक अलग से हमें संवाद और डायलॉग की ज़रूरत महसूस हुई। दिल्ली में करीब 370 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल गांव में आता है। टोटल दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 370 गांव में आता है और रूरल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 4.20 लाख है। दिल्ली के गांव को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। कोई दिल्ली के गांव पर कभी ध्यान नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अलग से उनके लिए मैनिफेस्टो बनाने का भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। और गांव की जो अनदेखी हुई है, जो गांव को नेग्लेक्ट किया गया है, उसकी वजह से गांव में आज बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। दिल्ली में इस समय 362 गांव हैं, जिसमें से 135 गांवों को अर्बनाइज्ड विलेजेस डिक्लेयर पहले से किया जा चुका है। 227 ग्रामीण गांव हैं। और जब ग्रामीण गांव ये बचे हैं तो एक तरीके से उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जैसे दिल्ली का तेज़ी से विकास हो रहा है, उसी तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, उसी तेज़ी से उसी स्तर का विकास दिल्ली के गांव का भी होगा। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली के गांव में विकास नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के गांव में फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं, जो दिल्ली में समर के दौरान, गर्मी के दौरान वो पावर कट्स कभी कभी 12 घंटे 14 घंटे भी हो जाते हैं। और नॉर्मल दिनों में भी पुराने ट्रांसफार्मर्स लगे होने की वजह से शाम के वक्त दिल्ली के गांव में बिजली वोल्टेज बहुत कम हो जाता है और पावर कट्स होते हैं। दिल्ली के गांव में पर्याप्त संख्या में स्कूल नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए पर्याप्त संख्या में कॉलेजेस नहीं हैं। पहले दिल्ली के कॉलेजेस में गांव के छात्रों को एक वेटेज दिया जाता था, वो सुविधा भी दिल्ली के गांव के छात्रों के लिए ख़त्म कर दी गई। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी समस्या है। मेट्रो अभी तक पहुंची नहीं है। बस सर्विसेज इर्रेगुलर हैं और पिछले कुछ सालों में बसेस की संख्या दिल्ली के गाँव के लिए बढ़ाई नहीं गई है। वाटर शॉर्टेज बहुत गंभीर है दिल्ली के गाँव में। पाइप वाटर सप्लाई ना के बराबर है बहुत सारे गाँव में। टैंकर से सप्लाई होती है वीकली या बाई वीकली बेसिस पर। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, जो कुछ गांव में 20 और 30 फीट तक पहुंच गया है, और जिसकी वजह से दिल्ली के किसानों को भी इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सीवर फैसिलिटी बहुत पुरानी है, कुछ गाँव में बिल्कुल नहीं है। सीवर वाटर और ड्रेन वाटर ओवरफ्लो करता है। बहुत सारे गांव कूड़े का ढेर में तब्दील हो गए हैं। हीप्स ऑफ गार्बेज जगह जगह आपको मिलेंगे, बदबू होती है जिसकी वजह से। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड और मैटरनिटी होम्स नहीं हैं। बड़े अस्पताल या जहां पर न्यूनतम इलाज हो सके वो करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं गाँव के क्षेत्र से। एम्बुलेंसेस की कमी है, फायर टेंडर्स नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन पर यूथ डायलॉग के दौरान हमने एक घोषणा करी थी कि दिल्ली के बाहरी गांव में हमारी सरकार अगले 5 सालों में 20 नए कॉलेजेस बनाएगी। और हमने इसके लिए कहा था कि हम दिल्ली के किसानों के साथ साझेदारी करके उन कॉलेजेस को खोलेंगे, जहां पर दिल्ली के
गांव के छात्रों को एडमिशन की गारंटी मिलेगी, उनका पहला अधिकार होगा उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। साथ में हमने ये भी कहा था कि दिल्ली के गांव में कम्युनिटी सेंटर्स खोले जाएंगे और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, छोटे स्टेडियम्स भी हमारी सरकार स्थापित करेगी, जिससे कम से कम जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बैडमिंटन है या लॉन टेनिस है, इनको हम बढ़ावा देंगे और दिल्ली के गांव से अच्छे खिलाड़ी निकलें, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलें। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से काम करेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। एक जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के गांव में, और ये मैं 227 रूरल विलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ज़मीन को लेकर समस्याएं हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत पुरानी मांग रही है किसानों की कि धारा 81, धारा 33 और धारा 74, ये दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1954 का, ये धाराएं एक तरीके से इररेलेवेंट हो गई हैं। इनका आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं है, इनको कभी रिव्यू नहीं किया गया है। तमाम तरह की बंदिशें किसानों पर लगाती हैं ज़मीन के लेन देन को लेकर, और उन बंदिशों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार जैसे ही आएगी, इन धाराओं को हम रिव्यू करेंगे और इन धाराओं को जहाँ तक हो सकता है हम इनको हटाएंगे। कुछ उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि इन धाराओं से क्या किस तरह की बंदिशें लगती हैं किसानों पर। एक है सेलिंग और गिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जैसा कि आपको पता है कि गांव में किसानों के पास जो सबसे बड़ी एसेट होती है वो उसकी ज़मीन होती है, और ज़रूरत के वक्त पर बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो या किसी और तरह की पारिवारिक ज़रूरत हो तो किसान एक ज़मीन का छोटा हिस्सा बेचकर अपना काम चलाता है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सेक्शन 33 जो है 1954 के दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट का, ये किसानों को ऐसा करने से रोकता है, प्रतिबंध लगाता है। किसान अपने ज़मीन का एक छोटा हिस्सा ना बेच पाए, इसका प्रतिबंध सेक्शन 33 दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट का लगाता है किसानों पर। दिस लॉ प्रोवाइड्स दैट अ फार्मर कैन सेल और गिफ्ट हिज लैंड if after sale or gift he is left with a land less than 8 acres, and if he has less than 8 acres he has to sell the entire land। तो ये बिल्कुल irrelevant है, एक तरीके से उत्पीड़न है किसानों का, और आज की तारीख में इसका बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। और ये किसानों की बहुत पुरानी मांग रही थी। It has been extremely unfortunate that the previous regimes, successive regimes, both BJP and the Congress governments, failed to address this basic demand of the people of rural Delhi. So our government is committed to do away with these sections. I will repeat the sections: Section 33, Section 81 and Section 74, subsection 4 of Delhi Land Reforms Act 1954. Subsection 4 of Section 74. That's right. एक और मांग है किसानों की, वो ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए, लिमिटेड नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए उनको अलाउ किया जाए। किसान परिवार बढ़ते गए, ज़मीन उतनी ही रही, और एग्रीकल्चर भी, खेती भी बहुत कई मायनों में एक नॉन प्रोडक्टिव कमाई का ज़रिया होता गया। लैंड होल्डिंग छोटी होती गई जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, जिसकी वजह से किसान चाहता है कि इसमें छोटे छोटे वो कारोबार कर सके, लेकिन उस पर भी तमाम बंदिशें हैं। लाल डोरा एक बहुत बड़ी समस्या है। द स्पेस विद इन लाल डोरा हैज़ बिकम ग्रॉसली इनसफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और कंस्ट्रक्शन विद इन लाल डोरा कैन नॉट बी कैरिड आउट बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट। तो लाल डोरा के ऊपर जो पूरी नीति है सरकार की, और उसको लेकर जितनी भी नियमावली है उसको हमारी सरकार रिव्यू करेगी, और जहाँ तक हो सकता है दिल्ली के किसान के जीवन को और आसान बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, खुशहाल बनाया जाएगा। और लाल डोरा के ऐसे तमाम नियम जो किसान को नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने से रोकते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल नॉन हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ करने से रोकते हैं, उन नियमों को रिव्यू किया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन एक परमिसिबल लिमिट तक लाल डोरा में अलाउ किया जाएगा, और लाल डोरा की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी फिर से रिव्यू किया जाएगा। ये समय आ गया है कि लाल डोरा को
कम्प्लीटली उसको रिव्यू किया जाए, उसको ओवरऑल किया जाए। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है मुद्दा जिस पर कल हम बड़ी चर्चा भी करेंगे और उस पर और बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम में दिल्ली के गांव में तमाम लोगों को ज़मीनें दी गई, लेकिन मालिकाना हक उनको आज तक नहीं मिला। और ये मालिकाना हक समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को नहीं मिला, उसको उससे वंचित रखा गया। तो ये 1974 का प्रोग्राम था 20 सूत्री कार्यक्रम। इसमें गांव सभा के ज़मीन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटकर लैंडलेस और गांव के सबसे गरीब लोगों को दिए जाने थे। करीब करीब दिल्ली के 112 गांव में इसका अलॉटमेंट हुआ और 12,775 अलॉटीज़ हैं और 3,352 का म्यूटेशन भी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन बहुत सारे मामलों में करीब करीब हमारे हिसाब से 60 से 70% मामलों में मालिकाना हक आज तक नहीं मिल पाया। तो ये मालिकाना हक जो नहीं मिल पाया है समाज के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े वर्ग को, नीति होते हुए भी, उनका हक होते हुए भी, वो मालिकाना हक हम इस वर्ग को देंगे इस ज़मीन का। एक और मुद्दा है गांव में कंस्ट्रक्शन को लेकर। एमसीडी का नोटिफिकेशन है 1963 का, जो लाल डोरा जिसको आबादी का क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन अगर उसी लाल डोरा के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन 2.5 फ्लोर्स और एक सर्टेन हाइट से ज़्यादा है तो फिर एमसीडी के पास आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ये कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी फ्लोर्स तक परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाल डोरा से कुछ 1 किलोमीटर दूर ही आप देखते हैं कि डीडीए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। तो अगर डीडीए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है तो गांव के लोगों को ही इससे वंचित क्यों रखा जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मांग है गांव के लोगों की कि ये जो परमिजिबल लिमिट्स में कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जाना चाहिए उसको रिव्यू किया जाए और जो ये बंदिशें हैं 1963 के नियम के अनुसार, उन बंदिशों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है। एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा ज़रिया है दिल्ली के गांव के लोगों को आमदनी का, लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स नहीं हैं। तो वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी हॉस्पिटल्स उपलब्ध कराए जाएंगे, नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और कितने नए डॉक्टर की ज़रूरत होगी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसकी शायद कुछ घोषणाएं हम कल करेंगे। सीड और मैन्योर की नॉन अवेलेबिलिटी रहती है। पर्याप्त मात्रा में अच्छा बीज और अच्छी खाद, गुड मैन्योर उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है और दिल्ली सरकार इसको उपलब्ध कराएगी। नई वहाँ पर दुकानें खोलनी पड़े इसके लिए या किसी और एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही इसे उपलब्ध कराया जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। कल के डायलॉग के बाद 4 तारीख को फिर हमारा दूसरा गांव के मुद्दों पर फिर से डायलॉग होगा। कल के डायलॉग में जैसे मैंने कहा कि जो खास करके ग्रामीण रूरल विलेजेस जिन्हें बोलते हैं उनको हम केंद्र बिंदु रखकर उन पर घोषणाएं करेंगे। और 4 तारीख को जो डायलॉग होगा उसमें अर्बन विलेजेस पर हमारी घोषणाएं होंगी और हमारा संवाद होगा। तो ये है अभी दिल्ली डायलॉग के लिए लेकर जो ग्रामीण डायलॉग है। कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी एक ही रूपरेखा है। ये दिल्ली डायलॉग के बारे में जैसा आप लोगों को जानकारी है, अभी तक ये दिल्ली डायलॉग जो देहात का है ये पहली बार हो रहा है कि हम इसको 2 हिस्सों में कर रहे हैं। अभी हमने यूथ का किया तो सिर्फ एक किया, महिलाओं का किया तो सिर्फ एक था, बिजली पानी पर किया तो सिर्फ एक था। लेकिन ये दिल्ली को हम देहात के मसले पर, और ये हमारी गंभीरता को दर्शाता है कि हम दिल्ली में 2 तरीके के गांव हैं, रूरल और अर्बन, और दोनों गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी अलग अलग मांगें, अलग अलग डिमांड्स हैं। इसलिए हम दोनों डायलॉग्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन पर करने वाले हैं और वहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद
फॉर्मुलेट करेंगे कि उनके फाइनल क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप आशीष जी से पूछ लो। मैं इसको अगर समअप कर दूं तो ओवरऑल थीम हमारी 4 होंगी पूरे ग्रामीण समाज पर। एक तो स्पेशल स्टेटस फॉर विलेजेस, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं, लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, लीगल चेंजेस करने हैं, पुराने रेग्रेसिव आउटडेटेड लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हटाना है, और रिकग्नाइजिंग आवर विलेजेस एज विलेजेस एंड कंजर्विंग देयर कल्चरल एंड हेरिटेज पोटेंशियल। तो ये एक स्पेशल स्टेटस, गांव को विशेष तरह की सुविधाएं और विशेष तरह का बल सरकार की तरफ से चाहिए। ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी इसको लेकर बहुत कॉन्शियस है और ये हम करेंगे। तो स्पेशल स्टेटस फॉर विलेजेस। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तो बिजली, पानी, बस, मेट्रो, स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन गांव की अनदेखी हुई है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बस, मेट्रो, ट्रांसपोर्ट, ये बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंचाएंगी। तीसरा है टैपिंग अ रूरल यूथ पोटेंशियल, जिसमें जॉब, स्पोर्ट्स और कॉलेजेस। और चौथा, रीइन्विगरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। तो इसमें किसानों के लिए विशेष तरह की सुविधाएं, विशेष तरह की स्कीम्स, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी हॉस्पिटल्स और हॉर्टिकल्चर, इन चारों चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान है। तो ये 4 थीम्स हैं, 4 बिंदुएं हैं, ये 4 एक्सिस हैं हमारे फ्रेमवर्क की अर्बन डायलॉग को, रूरल डायलॉग को लेकर, ग्रामीण संवाद को लेकर। कोई सवाल? अच्छा, लाल डोरा, मैं आपको बता देता हूँ इसका कानून के हिसाब से इसकी क्या डेफिनेशन है। ये जो आपको जो कानून की स्पष्टीकरण चाहिए, इसको बाद में दे दें। इसमें अभी समझ में नहीं आया, मतलब लाल डोरा इसके दिल्ली के अंदर लाल डोरा एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके स्पेसिफिक डेफिनेशंस बताते हैं। ये आपको थोड़ी देर बाद बता चलेगा। दूसरी जो मसला है, आज का अखबार आप लोगों ने देखा होगा, ये मेल टुडे अखबार है, और मेल टुडे अखबार ने एक बड़ी हैरतअंगेज़ खबर छापी है। दिल्ली को लेके बहुत ही खतरनाक खबर है ये। इस खबर में ये लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सीएनजी फिटनेस केस जो स्कैम था उसको क्लोज करने का कोई पावर नहीं है। ये करीब 100 करोड़ का सीएनजी फिटनेस केस था, स्कैम हुआ था, और इसमें दिल्ली के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा दावा है। चीफ सेक्रेटरी जो सपोलिया साहब हैं, उनका भी इसमें नाम है। सीबीआई ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल की है और उसमें कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो इस जांच को बंद कराना चाहते थे, जिन्होंने बंद कराने के आदेश दिए थे, उनके पास इस जांच को बंद कराने के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। अब हैरानी की बात यह है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने कहा था कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जो लोग भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को जो है, उन लोगों तक कानून के लंबे हाथ पहुंचने चाहिए। लेकिन जांच अभी बीच रास्ते में ही थी और इसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ बड़े अफसरों के नाम भी आ रहे हैं। वैसी स्थिति में बजाय जांच अपने किसी लॉजिकल कंक्लूज़न तक पहुँचे, वो किसी नतीजे पर पहुँचे, उसके पहले ही उस जांच को बंद करने के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से दे दिए। जब एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का, जब इसने जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है उससे परमिशन मांगी कि हमें आगे जांच के आदेश दिए जाएं, उसी मुकाम पर आकर उनको कह दिया गया कि अब आप आगे की जांच मत करिए, जांच क्लोज कर दी गई। सीबीआई ने साफ तौर पर इंडिकेट किया है कि नजीब जंग साहब को इसका कोई अधिकार नहीं है, वो जांच को नहीं रोक सकते। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न केवल फर्जीवाड़ा हुआ है, न केवल इसमें घोटाला हुआ है, बल्कि केस को गुमराह करने की कोशिश भी। ऐसे आरोप हैं कि चीफ सेक्रेटरी सपोलिया, विजिलेंस सेक्रेटरी और एक और एडिशनल विजिलेंस सेक्रेटरी, तीनों ने मिलकर कागजात फर्जी किए, फैब्रिकेट किए और केस को गुमराह करने की कोशिश की।
तो ये बड़ा संगीन मामला है और इस संगीन मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की दिलचस्पी क्यों है इसको बंद कराने में, ये मेरी समझ के परे है। पहली चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो। दूसरा सवाल ये है कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि इस पूरे मसले की जांच, पूरा मसला जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे, किसी नतीजे तक पहुँचे, वो क्यों नहीं चाहते। क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जांच अपने तार्किक परिणति तक पहुंचे? और इससे जुड़ा एक सवाल यह है कि सपोलिया को जब हमारी सरकार आई थी तो हमने उनको चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था और उनके उस वक्त शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो उन्होंने उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया था। हमारी सरकार जाने के बाद से वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी मजबूरियां हैं कि दोबारा उन्हीं शख्स को बीजेपी की सरकार मुख्य सचिव के तौर पर दिल्ली में लाने का काम करती है। क्या गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सपोलिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं? और अगर जानकारी नहीं थी तो क्या इतने बड़े पद पर किसी अफसर की नियुक्ति के पहले क्या पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की जाती है? मेरा ये मानना है और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जानबूझकर ऐसे अफसर को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया ताकि मन मुताबिक काम किया जा सके और इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस जांच को रोकने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर न केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से स्पष्टीकरण चाहती है बल्कि ये भी कहती है कि बेहतर ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ऐसे चीफ सेक्रेटरी और ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव साफ सुथरे तरीके से हो सकते हैं। सर, जो आम आदमी पार्टी ने अपना ऑटो पर जो बैनर और पोस्टर लगाया उसमें जगदीश मुखी की तस्वीर को इतना हाईलाइट करने के पीछे क्या लॉजिक आम आदमी? हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं भाई, हमारी तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केजरीवाल साहब हैं, आपकी तरफ से जगदीश मुखी जी होंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब सरकार बनाने की कार्यविधि शुरू की थी तब जगदीश मुखी जी लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी थे और लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है, तो हम मान के चलते हैं कि वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। मुख्यमंत्री के पद का दावेदार तो वो होगा जिसे जो एमएलए चुन करके आएंगे वो चुनेंगे तब तो एमएलए ने ही उनको लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना था। हाँ, अरविंद केजरीवाल को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया। हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है, हम तो उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमने कब ये कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं है? हमने कब ये कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है? हमने कब कहा कि उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है? हम तो मान के चलते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत उनके अंदर है और बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं। हमने तो हमारे पोस्टर में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ जहां आपको स्पष्ट हो कि हमने उनके मान में कोई हानि की है। नहीं, बीजेपी उनको नहीं कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं बीजेपी से, भाई कुछ किसी को तो बताओ, बता दो कौन। हम तो चलो आप नहीं बता रहे तो हम ही बता दे रहे। लड़के की शादी करने जाते हैं तो क्या दूल्हे के बाप को देखकर दूल्हे के बारे में फैसला कर लेते हैं कि इससे शादी करेंगे? दिल्ली बताए तो 93 में आपने मुख्यमंत्री पद का घोषणा की, 2098 में आपने सुषमा स्वराज जी को घोषित किया, 2003 में आपने साहिब सिंह वर्मा को घोषित किया, 2008 में आपने विजय कुमार मल्होत्रा घोषित किया, 2013 में आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को घोषित किया, तो 2014 या 2015 में क्या प्रॉब्लम है? तो यही पूछ रहा हूँ। और हम मान के चलें, चूँकि आप नहीं बता रहे हो तो हम मान के चल रहे हैं जो लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर होगा वही होगा और वो जगदीश मुखी जी। हम तो सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम लोग इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। उनको तो मिठाई भेजना चाहिए हमारे तक। 4 दिनों में 4 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। अब देखिए, ये विदेश नीति का मसला है और विदेश नीति पर पार्टी का ये साफ मानना है कि हमारी एक आम राय होनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर हालात हैं वो मन में कहीं ना कहीं एक आशंका को जन्म देते हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे मसले पर संवेदनशील होना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए।